Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, my dear students. Today the topic of our discussion is again the continuity of the previous topic and that is classification of tracheophytes जिनको हम vascular plants भी बोलते हैं. हमने इसकी फोर्थ सब डिवीजन वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था दैट इज टिरोप्सिडा. तो टिरोप्सिडा की भी हमने फर्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट की हुई थी जिसको फिलिसिनी बोलते हैं, जिसको फर्न्स भी बोलते हैं. तो इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने फर्न की डिटेल डिस्कस की, उनको जनरल कैरेक्टर्स, उनका स्ट्रक्चर डिटेल डिस्कस की. फिर उसके साथ साथ हमने इनकी एक स्पेसिफिक एग्जांपल एडियंटम को डिटेल से डिस्कस किया. आज की बेसिकली टॉपिक की बात करें तो आज हमने लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम डिटेल से डिस्कस करना है. ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं फर्दर, वहां से डिटेल देखते हैं. लाइफ साइकिल का मतलब है कि इनकी जिंदगी में ना जो जनरेशंस अल्टरनेट करती हैं, बेसिकली वो दोनों जनरेशंस को हमने पढ़ना है. हमने बेसिकली स्पोरोफिटिक जनरेशन और गमेटोफिटिक जनरेशन को डिटेल से पढ़ना है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला प्रोसेस देखना है कि कैसे वो दोनों जनरेशंस आपस में अल्टरनेट करती हैं. उन दोनों जनरेशंस को डिफरेंस देखना है, उन दोनों जनरेशंस का हमने स्ट्रक्चर देखना है. स्पोरोफाइट कैसा होता है, गमेटोफाइट स्ट्रक्चर कैसा होता है, उन दोनों जनरेशंस का क्या आपस में डिफरेंस. तो बेसिकली हम जनरेशंस को डिस्कस करेंगे और वही लाइफ साइकिल होता है कि कैसे जो है वो अगली जनरेशन बनती है, कैसे न्यू प्लांट बनेगा. तो बेसिकली हम एडियंटम का जो नया प्लांट है ना उसकी ग्रोथ देखेंगे कि वो ग्रोथ कैसे होती है, एडियंटम में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जो दोनों जनरेशन है वो कैसे वर्किंग परफॉर्म करती है, क्या क्या स्ट्रक्चर क्या काम परफॉर्म कर रहा है, जिसके बाद जो है वो नया प्लांट ग्रो करता है. तो बेसिकली लाइफ साइकिल कहते हैं कि नई जो आने वाली नस्ल है उसका कंप्लीट जो है वो प्रोसेस हम देखेंगे कि कैसे एडियंटम का नया प्लांट ग्रो करता है. तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम की बात करें तो कहते हैं कि आपको पता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट देखा जाता है. इसमें दो किस्म की जनरेशन होती है, स्पोरोफिटिक और गमेटोफिटिक. हमने कहा ये दोनों हेट्रोमॉर्फिक है. हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रो मीन डिफरेंट, मॉर्फिक मीन स्ट्रक्चर वाइज. मतलब कि ये दोनों जनरेशन आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं स्ट्रक्चर वाइज, दिखने में, अपेयरेंस में. ठीक है, तो जनरेशन की कौन सी बात करें, स्पोरोफिटिक जनरेशन और गमेटोफिटिक जनरेशन, ये दोनों हेट्रोमॉर्फिक हैं. ठीक है, अब हेट्रोमॉर्फिक क्या है तो दिया हमने डिफरेंस है, किन किन वेज से डिफरेंट है वो डिफरेंट रीजन हम डिस्कस करते हैं. पहली बात जो स्पोरोफिटिक इनकी जनरेशन होती है, हमने कहा कि जो क्योंकि ये ट्रेकियोफाइट्स हैं, ट्रेकियोफाइट्स में जो है वो हमने देखा था कि इनकी स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है. उसके बरक्स अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की तो उनमें गमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट होते थे. लेकिन क्योंकि हम ट्रेकियोफाइट्स की बात करें तो इनमें स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है. उसके बाद गमेटोफाइट की बात करें तो वो डोमिनेंट नहीं है, वो रिसेसिव है, वो स्मॉल है. उसके बाद वो सेपरेट है और इंडिपेंडेंट है. अब इंडिपेंडेंट वाला पॉइंट जो है वो इन दोनों में कॉमन है, वो ये कि ये दोनों आपस में जो है वो इंडिपेंडेंट है. इन दोनों में ही फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ये दोनों ही ऑटोट्रॉफ्स हैं. तो स्पोरोफाइट जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. गमेटोफाइट भी अपनी खुराक खुद बना रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस से, जिसकी वजह से ये दोनों जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट सेपरेट है. क्या है, सेपरेट, इनको जरूरत नहीं होती, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, डिफरेंट तो है स्ट्रक्चर वाइज लेकिन ये वैसे भी डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, अच्छा जी. उसके बाद हमने अब इनकी दोनों आप कहेंगे जनरेशन डिस्कस करी, स्पोरोफाइट और गमेटोफाइट. स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे, स्पोरोफाइट की पूरी स्ट्रक्चर डिटेल से, फिर गमेटोफाइट का, फिर हम इन दोनों की कोलैबोरेशन और इनकी वर्किंग देखेंगे. स्पोरोफाइट की बात करें तो कहते हैं, सबसे पहले आप बात करें यहाँ सोराई का स्ट्रक्चर समझें. सोराई क्या होता है याद करें, मैंने आपको लीफ बताया था जिसको हमने कहा था कि फर्न्स को पूरा मेच्योर लीव जो है उसको हम प्राउंस भी बोलते हैं. ये बेसिकली लीफ है, आसान जुबान में लीफ है, जिसमें हमने कहा था डिफरेंट लीफलेट्स हैं. ये डिफरेंट जो आपको नजर आ रही है ना पत्तियां, ये लीफलेट है. लीफ नहीं थे, मैंने बताया था कि एक लीफ में डिफरेंट लीफलेट्स हैं, ये लीफलेट्स हैं. तो हर लीफलेट के मार्जिन पे ना हम कहेंगे हमें इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर नजर आएगा. ब्राउनिश आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा और इस स्ट्रक्चर को हम सोराई बोलते हैं. हम बेसिकली बात ये आती है कि सोराई है क्या. सोराई होता है जहाँ काफी सारे ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया अटैच होते हैं. तो आसान जुबान में मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, वो ये कि ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया अटैच्ड इन द लूब्स ऑफ मार्जिन ऑफ लीफलेट, तो उसको हम सोराई बोलते हैं और सिंगल को हम सोरस बोलते हैं. तो ये एक जो मैंने मेंशन किया ये सिंगल सोरस और बाकी सारे जो है वो सोराई हैं. ठीक है, तो बेसिकली सोराई क्या है, समर में ये नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स सोराई वाला जो है वो ग्रोथ शो करते हैं. स्पोरोफाइट में प्लांट बॉडी, तो प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट ये आप कह सकते हैं कि ऐसी प्लांट बॉडी है जो अपने स्ट्रक्चर में सोराई का स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिनेट करती है. और सोराई का स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि लीफ लेट के मार्जिन के ऊपर ग्रुप ऑफ स्पोरोफाइट का बन जाना सोरस या सोराई कहते हैं. उसके बाद प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन ये है कि सोराई अक्कर ऑन द अंडर सरफेस ऑफ मार्जिन ऑफ पाइन्यूल्स. अब यहाँ आप समझे पाइन्यूल क्या, पाइन्यूल बेसिकली वो लीफलेट है जिसको हम लीफलेट कह रहे हैं ना, तो वो आप कह सकते हैं प्रॉपरली उनको हम पाइन्यूल्स बोलते हैं. तो पाइन्यूल्स के हमने कहा कि मार्जिन के अंडर सरफेस पे हमें एक स्ट्रक्चर नजर आता है दैट इज सोराई, जिसको हमने कहा कि वो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया अटैच है. तो मैंने यहाँ आपको ना जरा डिटेल स्ट्रक्चर, क्लियर स्ट्रक्चर दिखाया. बेसिकली ये ऐसा आपको कह सकते हैं स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, काफी सारे स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया क्या है आपको पता है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स ने ग्रो करना है. तो ये जो स्पोरेंजिया है ना, ये काफी सारे ग्रुप की शक्ल में इस जगह आके आप कह सकते हैं अटैच हो जाते हैं. ठीक है, तो अब ये जगह कौन सी है हमने बता दी, ये ऐसी लीफलेट है जिसको हम पाइन्यूल्स बोलते हैं और उसके मार्जिन पे ये ग्रो करते हैं. अब हम देखेंगे कि इनके जो मार्जिन है ना वो थोड़े कर्व्ड होते हैं.
जो इनके लीफलेट है ना उनके कर्व्ड मार्जिन होते हैं, तो कर्व्ड मार्जिन में ना आपको ये जो गैप नजर आ रहा है ना, अब ये गैप फिल हो जाएगा। बेसिकली ये जो पाइन्यूल है ना, इनका ये स्ट्रक्चर और ये जो ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये ना एक कवरिंग बना देंगे। क्या बना देंगे? एक कवरिंग बना देंगे। किस पे बना देंगे? वो सोरस पे कवरिंग बना देंगे, ठीक है, या सोराई, हमने कहा काफी सारी सोराई। तो सोरस पे ये जो पाइन्यूल्स हैं इनके मार्जिन की जो लेयर है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे। उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम फाल्स इंड्यूसियम, ठीक है। तो कहते हैं कि द मार्जिन ऑफ ईच, हर मार्जिन के जो पाइन्यूल का हर मार्जिन है ना वो बेंड होता है, मुड़ता है सोरस के ऊपर। मुड़ने के बाद एक झिल्ली बनती है जिसको हम फाल्स इंड्यूसियम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि जो सोराई है ना वो इनिशियल स्टेज में तो ग्रीन होती है, लेकिन जैसे ही वो राइप होता है वो डार्क ब्राउन में। मैंने पीछे ये दिखाया ना, ये राइप सोराई है, दैट मीन्स कि ये मेच्योर है, जो कि ब्राउन कलर में है। लेकिन अगर ये इमेच्योर होते हैं, न्यू न्यू डेवलप होते, तो ये ग्रीन कलर के होते, ठीक है। ये भी हमने डिफरेंट देख लिया। उसके बाद कहते हैं कि इनके जो लीव्स होते हैं, मैंने पीछे भी बोला था कि वो जो है ना वो उनको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। स्पोरोफिल्स ऐसे स्ट्रक्चर जिन्होंने स्पोरेंजिया को बेयर किया होता है, जिन्होंने स्पोरेंजिया को बेयर किया होता है। उसके बाद नेक्स्ट अब हमने प्रॉपर स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। हमने पीछे तो अभी फिलहाल उनकी लोकेशन डिस्कस की है, ये सिर्फ हमने उनकी लोकेशन डिस्कस की है कि जी कहाँ लगे होते हैं सोराई, कहाँ हमारा स्पोरेंजिया जो है वो अटैच होता है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया की शक्ल में, ठीक है। तो हमने सिर्फ उनकी लोकेशन देखी। अब बेसिकली हम एक स्पोरेंजिया को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि एक स्पोरेंजियम कैसा होता है। स्पोरेंजियम की बात करें ना, तो मैं आपके साथ नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर भी शेयर करूंगी। ये स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम वापस इनकी डिटेल की तरफ भी आते हैं। कहते हैं कि अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो इनके स्ट्रक्चर में ना पहली बात ये फ्लैटेंड होते हैं, सिंगल फ्लैटेंड, बहुत ज़्यादा चिपटी हुई इनकी सर्फेस होती है, ठीक है। उसके बाद ये बाई कन्वेक्स होते हैं, बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि इनके दो पार्ट होते हैं, मेजर इनके दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 एन्यूलस, और दूसरा नाम जो है वो स्टोमियम है, एन्यूलस और स्टोमियम। अब बेसिकली ये राउंड आपको बॉल नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? बॉल नुमा स्ट्रक्चर। तो जो हम सपोज करें, लेट सपोज कि ये एक पूरी गेंद है, ये पूरी एक गेंद है। तो ये जो गेंद है उसकी जो आउटर सरफेस है ना वो सारी की सारी एन्यूलस वाला स्ट्रक्चर है। ये जो आउटर सरफेस है ये सारे के सारे एन्यूलस है। आपको लगा होगा कि यहाँ वो स्ट्रक्चर ही गायब है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये जो इसकी सेंटर वाली ये मार्जिन लाइन है ना, ये बॉल के जो मार्जिन लाइन ये सेंटर वाली है, इसमें जो स्ट्रक्चर है ना उसको हम स्ट्रोमियम बोलते हैं। और उसके अलावा जो ये सारे का सारा राउंडेड स्ट्रक्चर है ना पीछे जो हमें नजर नहीं आ रहा, वो सारे का सारा एन्यूलस है, वो सारे का सारा एन्यूलस है। तो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे हार्ड बॉल नहीं होती, आपने देखा होगा हार्ड बॉल, पूरी की पूरी जो राउंड बॉल है ना, उस पूरी की पूरी बॉल के अगर आप लेट सपोज इर्द गिर्द जो सरफेस आपको नजर आ रही है ना, वो सारी की सारी एन्यूलस है। और आपने देखा होगा कि जो हार्ड बॉल है उसके सेंटर में, बिल्कुल जहाँ पोल है ना, सेंटर में इर्द गिर्द एक आप कह सकते हैं धागे की काफी सारी गुच्छा सा उन्होंने एक डिजाइनिंग के तौर पे एक धागा लिपटा होता है ना, तो वो जो धागा उनके सेंटर में लिपटा होता है ना, लेट सपोज कि वो स्ट्रोमियम है, और जो इर्द गिर्द पूरी सरफेस है बॉल की वो एन्यूलस है। तो ये बेसिकली हम स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। अब इनकी डिटेल हम फर्दर पॉइंट्स की शक्ल में डिस्कस करते हैं। एक स्लाइटली फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है, बाइकन्वेक्स होते हैं। इनका जो कैप्सूल होता है ना, जो बाहर वाली कैप्सूल लेयर, ठीक है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग बाहर वाली, वो उनको कैप्सूल बोलते हैं। कहते हैं अब उनकी जो कवरिंग है ना बाहर वाली, उनके भी दो स्ट्रक्चर हैं, एन्यूलस और स्ट्रोमियम। एन्यूलस थिक होता है, थोड़ा मोटा वॉल्ड होता है। उनकी जो सेल वॉल होती है या उनके जो सेल्स होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, मोटे वॉल वाले होते हैं। और जिनकी स्ट्रोमियम की बात करें वो थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। अब ये थिक वॉल थिन वॉल मैंने आपको बता दिया, इनकी जो लेयर है ना ये मोटी होती है, और जो ये ना बड़ी बारीक होते हैं। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है इनका, क्या आप कह सकते हैं रीजन क्या है जो इनको मोटे सेल्स है ये क्यों मोटे हैं, और जो ये स्ट्रोमियम के सेल वॉल हैं ये इनकी सेल वॉल क्यों बारीक है। बेसिकली जब यहाँ से स्पोरेंजियम है ना, तो इन्होंने इसमें तो स्पोर्स ग्रो करेंगे, तब जब बेसिकली ये जो स्पोरेंजियम है ना इनमें से जब स्पोर्स ने निकलना होता है ना, हम नेक्स्ट इनकी स्पोर्स वाली फॉर्मेशन भी देखेंगे, तो ये जो एन्यूलस है ना ये कॉन्टैक्ट करेगी, ये पीछे कॉन्टैक्ट करेगी, सुकड़ेगी। तो ये जो स्ट्रोमियम वाला पॉइंट है ना ये बारीक होगा तभी तो फटेगा। तो जब ये स्ट्रोमियम वाला पॉइंट ब्रस्ट करेगा, बारीक होगा, ब्रस्ट करेगा, तो क्या होगा कि ये जो एन्यूलस है ये कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये मुंह खुल जाएगा। स्पोरेंजियम का क्या करेगा? मुंह खुल जाएगा। स्पोरेंजियम का मुंह खुलेगा तो वहां से स्पोर्स निकलेंगे, जब स्पोर्स निकलेंगे तो सूटेबल ग्रो पे जगह मिलेगी, तो वहां से ग्रोथ शो करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है एन्यूलस की बात करें तो वो 3 to 4 ऑफ द वॉल ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल ये बाहर वाली जो कवरिंग है, कैप्सूल का 3 से 4 आप कह सकते हैं वॉल जो है वो कवर करती है। तो थर्ड फोर्थ आप कह सकते हैं इनकी जो कवर कैप्सूल की कवर करती है। रेस्ट ऑफ द 1/4, तो एक चौथाई बच जाता है ना, उसको कौन कवर करता है? स्ट्रोमियम कवर करता है। मैंने आपको एक वॉल की एग्जांपल दी थी कि पूरी की पूरी बाहर वाली कवरिंग जो है एन्यूलस है, लेकिन सेंटर पोल में से एक अगर इर्द गिर्द यहाँ पीछे भी नजर नहीं आ रहा तो स्क्रीन है, तो पीछे भी जो है वो
सेंटर में जो होगा वो स्ट्रोमियम होगा। अच्छा, स्ट्रोमियम की बात करें तो हमने कहा कि वो थिन वॉल्ड सेल होते हैं, राउंडेड होते हैं लेकिन थिन वॉल्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं मार्जिन ऑफ द प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या है? प्रोथैलस आपने कंफ्यूज नहीं होना, छोटा सा आप यहाँ लिख भी लें अपनी बुक पे, या यहाँ जब आप नोट्स बनाए तो प्रोथैलस को हम गिमिटोफाइट बोलते हैं। तो बेसिकली ये गिमिटोफाइट है जिसको हम प्रोथैलस बोलते हैं। तो कहते हैं कि मार्जिन ऑफ द प्रोथैलस पे ये 1 सेल थिक होते हैं, जबकि हम मिडल पार्ट की बात करें तो वो कुशन लाइक होता है। बेसिकली हम ये गिमिटोफाइट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ आपको स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर समझ आ गई। फर्दर प्रोसीड करते हैं, वहां से हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि स्पोर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। मैंने आपको बता दिया पीछे भी। अब हमने यहाँ जो है ना वो हमने देखना है, पीछे भी आपने बहुत सारी डिटेल में पढ़ा होगा कि जी स्पोर्स कैसे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं, किसमें बनते हैं, स्पोरेंजिया में बनते हैं, किसकी हेल्प से बनते हैं, स्पोर मदर सेल की हेल्प से बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हमने ना सिर्फ इसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन देखेंगे, बल्कि ब्रस्ट जो मैंने पीछे अभी पढ़ाया, रप्चर कैसे करती है वॉल और क्या क्राइटेरिया है, तो सारे का सारा बेसिकली हम फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स पढ़ने जा रहे हैं कि स्पोर्स की कैसे फॉर्मेशन होती है। कहते हैं इनसाइड द स्पोरेंजिया के अंदर हेप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, बन गए स्पोर्स किसकी हेल्प से बने? मियोसिस की हेल्प से बने, जिनको हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। उसके बाद वहां से रिजल्टेंट में होता ये है कि जब मियोसिस में स्पोर्स बनते हैं तो किसकी हेल्प से बनते हैं? डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल की हेल्प से मियोसिस के अंदर ये फिर हिप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। अब बन गए स्पोर्स, ठीक है, मियोसिस के थ्रू बने विद द हेल्प ऑफ डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल, स्पोर बन गए हिप्लॉइड। अब नेक्स्ट हमने इनकी कंट्रैक्शन के बाद इनकी रिलीज देखनी है। ठीक है, कैसे ये ब्रस्ट करके बाहर। अब एनुलस हमने कहा था कि स्पोरेंजियम की जो थिक वॉल्ड है ना, बाहर वाली आउटर राउंड कवरिंग, उसके एनुलस बोलते हैं। वो कंट्रैक्ट करेगी, वो पीछे की तरफ सुकड़ेगी। जब वो ड्राई वेदर में जब खुश्क होगी ना, वो ड्राई वेदर में वो सुकड़ेगी पीछे की तरफ। जैसे जैसे वो सुकड़ेगी होगा क्या कि जो स्ट्रोमियम सेल है, स्ट्रोमियम सेल आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये वाले स्ट्रोमियम सेल, ये जो मैंने आपके साथ लेबल किया, ये स्ट्रोमियम सेल क्योंकि बारीक है, पीछे से प्रेशर आएगा, पीछे से जब जो थिक वॉल्ड वाले एन्यूलस हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस पर प्रेशर पड़ेगा, ये बारीक है सेल वॉल, तो इनकी जो बारीक सेल वाले हैं, तो ये बारीक सेल वॉल्ड वाले जो स्ट्रक्चर है स्ट्रोमियम, वो ब्रस्ट करेगा, तो ब्रस्ट करने के नतीजे में स्पोर्स निकलेंगे। तो यही हुआ कि ड्राई वेदर में कॉन्ट्रैक्ट किया, स्ट्रोमियम सेल जो है वो बीन थिक वॉल्ड, क्योंकि वो थिक वॉल्ड थे, रप्चर कर गए और जो है वो स्पोर्स विंड में डिस्पर्स होंगे। यही तो कंडीशन थी जब मैंने कहा कि स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, कि कैसे ये जो है वो डिस्पर्स होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अब वो जो डिस्पर्स्ड स्पोर है वो गिरेंगे किस पे? गिरेंगे मॉइस्ट सरफेस पे, क्योंकि ये इनके लिए फेवरेबल सॉइल ही मॉइस्ट होती है। उसमें फिर ये जर्मिनेट करेंगे, और जैसे ही ये जर्मिनेट करेंगे तो ये हिप्लॉइड गिमिटोफाइट में कन्वर्ट होगा। हिप्लॉइड गिमिटोफाइट, और इन्होंने प्रोथैलस, तो यहाँ ही आपको समझ आना चाहिए कि जो गिमिटोफाइट है उसको ही हमने प्रोथैलस बोला है। तो बेसिकली हमने यहाँ तक स्पोरोफिटिक जनरेशन पढ़ ली। यहाँ तक हमने क्या पढ़ी? हमने यहाँ तक पढ़ी स्पोरोफिटिक जनरेशन, जिसमें स्पोर्स बने थे। बेसिकली स्पोरोफिटिक जनरेशन ऐसी जनरेशन होती है जिसमें स्पोर्स बने होते हैं। यहाँ तक हमारी जनरेशन खत्म होगी क्योंकि हमारे स्पोर्स बन भी गए, डिस्पर्स भी हो गई। अब यहाँ से ना अगली कहानी शुरू होनी, क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होता है, एक जनरेशन दूसरे में कन्वर्ट होना है। तो पहली जनरेशन का काम खत्म हुआ जो किया था स्पोरोफिटिक जनरेशन, अब गिमिटोफिटिक जनरेशन का काम स्टार्ट हो गया, क्योंकि जैसे ही उन स्पोर्स को सूटेबल कंडीशन मिलेगी, सोयल मिलेगी, वहां ये जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद कन्वर्ट होगी इनटू गिमिटोफाइट। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हमने गिमिटोफाइट डिस्कस करनी है या प्रोथैलस डिस्कस करनी है। अब ये आप समझ लें कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकते हैं राइट अ नोट ऑन प्रोथैलस ऑफ एडियंटम या फिर गिमिटोफाइट ऑफ एडियंटम, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को समझे, फिर हम इनकी डिटेल फर्दर तमाम की तमाम देखते हैं। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ना, आपको तकरीबन हार्ट की शक्ल का लग रहा होगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये गिमिटोफाइट का, पीछे जो हमने देखा था वो बॉल की तरह का था स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर, जो कि हमने स्पोरोफाइट जनरेशन में डिस्कस किया। अब गिमिटोफिटिक जनरेशन में हम इनके नेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज कि वो दिल की तरह का होता है, हार्ट लाइक, जैसे एज्यूम्ड हार्ट। बेसिकली हार्ट ऐसा होता नहीं, लेकिन जो हम अज्यूम करते हैं ना हार्ट की शेप, वो ऐसी होती है। तो कहते हैं कि अगर हम प्रोथैलस के स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो उसमें ऊपर की तरफ नहीं, ये जो आपको यहाँ से आपको गड्ढा नजर आ रहा है, ये अंदर की तरफ बैंड, इस गड्ढे को हम एपिकल नोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिकल नोच। अब वो जो एपिकल नोच है ना, उसमें उसमें ना एक फीमेल सेक्स ऑर्गन पड़ा होगा जिसको हम आर्चिगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्चिगोनिया। इसी तरह इसकी जो नीचे की तरफ आप आ जाएं तो नीचे इसके स्ट्रक्चर में से राइजोइड्स निकलते हैं, राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और उन राइजोइड्स के सेंटर में, मतलब एक राइजोइड है उसके सेंटर में, दूसरे राइजोइड के सेंटर में, तो सेंटर में मेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम एंथ्रीडिया बोलते हैं वो मौजूद होता है। तो बेसिकली ये हमने गिमिटोफाइट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, जो कि मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, तकरीबन हार्ट की शक्ल का होता है। ऊपर की सरफेस में यहाँ करके एक आप कह सकते हैं एक गड्ढा होता है, या फिर नीचे की तरफ बेंड की हुई होती है, उस सरफेस को हम एपिकल नोच बोलते हैं। और उसमें फीमेल आप कहते हैं आर्चिगोनियम, जो कि एक सुराहीदार स्ट्रक्चर होता है, नेक होती है और फिर नीचे पूरी सुराहीदार स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे जाइगोट बनेगा, एग फॉर्मेशन होगी। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो आर्चिगोनियम मौजूद होता है, और जो एंथ्रीडिया वो नीचे। अब एंथ्रीडिया में जब स्पर्म्स बनेंगे तो हम देखेंगे कि वो वाटर की हेल्प से वो फिर स्विम करके आर्चिगोनियम में आएंगे। तो ये राइजोइड। खैर, ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम प्रोथैलस की बात करें, मतलब गिमिटोफाइट की बात करें, वो मोनो
इशियस है। मोनोइशियस का मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें दोनों फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन मौजूद हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम मोनोइशियस स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसको हम बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं या हर्मोफ्रोडाइट भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये सारे स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद हो, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन। तो प्रोथैलस गेमेटोफाइट की बात करें एडियंटम के, उसमें दोनों ही स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। आप देख लिया, अब आपने दोनों ही है, इसलिए हम इनको बाइसेक्सुअल या फिर मोनोइशियस बोलते हैं। मतलब इनमें एक ही में आपने देखा कि मेल भी और एक ही के स्ट्रक्चर में फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। उसके बाद ये ऑटोट्रॉफिक होती है, मैंने पीछे भी बता दिया कि जो गेमेटोफाइट ऑटोट्रॉफिक है, अपनी फोटोसिंथेसिस से खुराक तैयार करती है। स्मॉल है, छोटे हैं, ये देख रहे हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, फ्लैट होते हैं, चिपके होते हैं, हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, कहते हैं कि अगर हम इनके इंटीरियर एंड की बात करें प्रोथैलस की, तो वहाँ नॉश होता है, एक नॉश लाइक स्ट्रक्चर। इंटीरियर कहते हैं ऊपर की तरफ, इंटीरियर कहते हैं ऊपर की तरफ, पोस्टीरियर कहते हैं नीचे की तरफ, और ये आपको पता है दाएं बाएं वाला स्ट्रक्चर। तो इंटीरियर साइड जो है वो जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है उसको हम नोश बोलते हैं। और वो जो नोज स्ट्रक्चर है उसको हम ग्रोइंग पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि वहां से बेसिकली ग्रोथ स्टार्ट होगी, वहां से फिर स्पोरोफाइट स्टार्ट होगा, वहां से स्पोरोफाइट की ग्रोथ होगी। उसको हम उस इंटीरियर साइड को जिसको हमने एपिकल नोश बोला उसको ग्रोइंग पॉइंट भी बोलते हैं। और अगर हम इस पूरे के पूरे गेमेटोफाइट की साइज की बात करें या डायमीटर की बात करें ना, तो इनका डायमीटर डिफरेंट, अब इतना डायमीटर और होगा, नीचे की तरफ आए तो और होगा, उससे नीचे डायमीटर और होगा। तो कहते हैं कि अगर हम इनकी मैक्सिमम डायमीटर की बात करें ना, इस गेमेटोफाइट के लॉन्गेस्ट, यहाँ तक जो लॉन्गेस्ट डायमीटर है वो 8 mm है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनकी आप कह सकते हैं लोकेशन देखें या इनकी अपेयरेंस देखें, ये कैसे ग्रो करते हैं, तो ये हॉरिजेंटली ग्रोथ करते हैं। हॉरिजेंटली क्या कहते हैं, हमने पीछे भी डिस्कस किया था जब हम फर्न्स पढ़ रहे थे, तो ये जमीन के साथ साथ लेटी हुई, जैसे जैसे जमीन होती है वैसे उसके साथ साथ ये लेटी हुई अपेयरेंस शो करते हैं, जिसको हॉरिजेंटली बोलते हैं कि जमीन के साथ जैसे जैसे जमीन होती है वैसे वैसे ये साथ ग्रोथ शो करते हैं। और ये यूनिसेलुलर राइजोइड्स में साथ साथ फिर अटैच होते हैं, जो कि इनके लोअर साइड पे पोस्टीरियर एंड कहते हैं नीचे की तरफ से ग्रो करते हैं। बेसिकली हम जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था ना, राइजोम, राइजोम के नीचे से रूट्स निकलती थी, एडवेंटिशियस रूट्स, और ऊपर से फिर वो प्लांट नहीं कर रहा था, ठीक है, वो लीव्स नहीं कर रहे थे। तो ये वही तकरीबन स्ट्रक्चर है जिसमें हमने कहा कि जी एपिकल नॉश में से ऊपर स्पोरोफाइट निकलेगा, ठीक है, राइजोम में यहाँ नीचे राइजोइड्स दिखे, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो यहाँ से पोस्टीरियर एंड से वो निकलेगा। उसके बाद राइजोइड जो है वो उनका काम क्या है, फंक्शन कह रहे हैं, राइजोइड का काम होता है एक तो वो सॉइल के साथ एब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है ये जो राइजोइड। उसके बाद मैंने आपको बताया था एंकरिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है, अटैचमेंट में भी हेल्प करता है, बहुत सारे इनके काम है। अब ना हम इनकी मार्जिन की बात करें, अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो ये जो मैंने यहाँ एक इस तरह की ब्रैकेट लगाई और एक अगर मैं यहाँ, ये इनके मार्जिन है, ये इनके मार्जिन है, तो ये इंटीरियर एंड, ये पोस्टीरियर एंड, ये मार्जिन। अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन से ये पतले होते हैं, चिपटे होते हैं, लेकिन अगर हम इनके सेंटर की बात करें तो अंदर से फूले होते हैं। क्वेश्चन लाइक हम एक लफ्ज बोलेंगे, मार्जिन जो है वो इनकी थिक होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है, वन सेल थिक, एक सेल थिक, एक सेल थिक का मतलब बहुत ही बारीक होते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं मोटे होते, नहीं, एक सेल थिक होते हैं, जिसके बरक्स अगर हम इनके मिडल पार्ट की बात करें तो वो मैनी सेल्स थिक होते हैं, बहुत सारे सेल्ड थिक होते हैं, काफी सारे मोटे होते हैं, जिसकी वजह से अंदर से ऐसे ये स्ट्रक्चर लगता है जैसे फूला हुआ है और बाहर से मार्जिन से हमें बारीक नजर आता है। और हमने फूले हुए स्ट्रक्चर को कुशन लाइक कहा, क्योंकि कुशन जो है सराहना आपने देखा होगा, तकिया जिसको बोलते हैं, वो सेंटर से फूला होता है और उनके मार्जिन बारीक होते हैं। ये हमने ह्यूमिटोफाइट का स्ट्रक्चर देख लिया। उसके बाद मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को डिस्कस करते हैं। हमने कहा कि जो प्रोथैलस पे दोनों जो है वो एक ही प्रोथैलस या एक ही ह्यूमिटोफाइट पे ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से हमने इनको मोनेशियस बोला। अब हमने पीछे भी अपेयरेंस देख लिया, हमने कहा अगर हम मेच्योर प्रोथैलस की बात करें या मेथोर गिमेटोफाइट की बात करें तो उसमें जो है वो आर्चिगोनिया भी लगा होता है। और आर्चिगोनिया कहाँ लगा है, नियर नोश, जो ऊपर एपिकल नोश था वहां मैंने आपको दिखाया भी था आर्चिगोनिया लगा होता है। इंथीडिया जो है वो अमंग राइजोइड्स, मैंने पीछे आपको बताया भी था कि राइजोइड के सेंटर में जब मैंने रेड लाइन ड्रॉ की वहाँ ये होता है, कौन होता है, इंथीडिया, मेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन मैंने कहा एपिकल नोश के पास होता है। उसके बाद हमने कहा कि इस एडियंटम के स्ट्रक्चर में ना काफ़ी सारे न्यूमरस तो भी स्पर्मेटोजोइड्स निकलते हैं, मतलब काफ़ी सारे वो जो कॉइल्ड फॉर्म में, सीलिया फॉर्म में निकलेंगे, ठीक है। और अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हमें आर्चिगोनियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो उनमें एक नेक होता है, आपको पता है, दीवार, और वेंटर, वेंटर कहते हैं पेट, सुराही की तरह का, मैं कोशिश करती हूँ ड्रॉ करने की, सुराही की तरह का, मतलब इस तरह इनकी नेक होती है और नीचे जो है वो आपको पता है सुराही की तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। सुराही तो नहीं, पता नहीं क्या ही बन गया लेकिन कोई नहीं, नेक है और नीचे सुराही, और उसमें यहाँ करके हमें जो है वो एग की फॉर्मेशन और जाइगोट जो आगे का प्रोसेस। बेसिकली ये जो है वो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। किसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया, हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया आर्चिगोनियम का, जिसमें एक नेक होती है, ये नेक रीजन हो गया, इसको हम वेंटर बोलते हैं, इसको हम वेंटर पेट बोलते हैं, ठीक है। अब वेंटर के अंदर आपको पता है एग होता है, ओस्पोर भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि इम्बीडेड होता है इनके थैलस के अंदर। थैलस का मतलब अब हमने पीछे बताया, जो ग्मेटोफाइट है वो थैलस होती है। क्यों थैलस होती है, क्योंकि इनमें कोई प्रॉपर रूट, स्टेम और लीव्स हमें नजर नहीं आती, तो जो ग्मेटोफाइट की बॉडी होती है वो थैलस होती है।
समझ आ गई, सेक्स ऑर्गन की समझ आ गई, लोकेशन की समझ आ गई, सेक्स ऑर्गन की स्ट्रक्चर की समझ आ गई। उसके बाद हमने मैकेनिज्म पढ़ना है कि मैकेनिज्म कैसे होते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। बेसिकली हमने कहा कि जो राइजोइड्स हैं, जो कि आपको पता है कि उन एंथ्रीडियम में ग्रो करने, इस एंथ्रीडियम में राइजोइड्स ग्रो करने, जिनको आसान जुबान में हम स्पर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ से ना राइजोइड्स फिर ग्रो आप कहते हैं प्रोड्यूस होते हैं, वो फिर यहाँ से यहाँ तक आर्चिगोनिया में जाएंगे। अब जाएंगे कैसे, इनको ना स्विमिंग जो है ना वो वाटर में होगी, इनकी जो स्विमिंग है ना, जो एंथ्रोजॉइड्स की स्विमिंग है वो वाटर में होंगी। वाटर की हेल्प से वो फिर आर्चिगोनियम तक आएंगे। जैसे वो आर्चिगोनियम तक आएंगे, ठीक है, एग जो है वो फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद होगा ये कि फिर जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट वाली कंडीशन स्टार्ट होती है माइटोसिस स्टार्ट होने के बाद। तो हमने कहा कि जो एपिकल नोश है वहां से फिर स्पोरोफाइट वाली कंडीशन स्टार्ट होती है, लीफ बनते हैं, यंग लीफ, मेच्योर लीफ, ठीक है, वो वाले कंडीशन। उसके बाद हमने कहा जी कहाँ थे हम, जी नेक्स्ट हमने कहा जी माइटोसिस हुई, वहां से फिर अग्नि स्पोरोफाइट। अब आप समझिए कैसे स्पोरोफाइट हमने पढ़ा था, हमने कैसे स्पोरोफाइट पढ़ा, ठीक है, सारी स्पोरोफाइट की डिटेल हमने। स्पोरोफाइट में बेसिकली स्पोरोफाइट जनरेशन में, स्पोरोफिटिक जनरेशन में स्पोर्स ही तो बनने, तो हमने इनका स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हमने कहा कि जी एनोलस जब कॉन्टैक्ट करेगा स्ट्रोमियम के सेल, क्योंकि बारीक होते हैं, यहाँ से फटेंगे और वहां से स्पोर्स बड़े निकलेंगे, स्पोर्स को सूटेबल जगह मिलेगी, ग्रो करेंगे, वहां से नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी गमीटोफिटिक जनरेशन, और यहाँ तक स्टॉप हो जाएगी स्पोरोफिटिक जनरेशन। और यहाँ से गमीटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हुई थी, तो हमने सारा गमीटोफिटिक जनरेशन की डिटेल पढ़ी, कैसे गैमेट्स बने, और गैमेट्स में जो है वो हमने कहा कि जी पहले सेक्स ऑर्गन्स बने, उनमें गैमेट्स बने, गैमेट्स फ्लो करके वाटर की हेल्प से जो है वो आर्चिगोनियम में आए, और फिर एग की फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना। अब जब जाइगोट बनेगा ना, तो जाइगोट के बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन में अल्टरनेट करके, एंड दैट इज स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो मैंने कहा था कि अल्टरनेशन जनरेशन बेसिकली साइक्लिक है, एक स्पोरोफिटिक गेमेटोफिटिक में कन्वर्ट होगी, गेमेटोफिटिक दोबारा स्पोरोफिटिक। तो हमने स्पोरोफिटिक से स्टार्ट किया था, गेमेटोफिटिक में कन्वर्ट हुआ, तो गेमेटोफिटिक दोबारा जो है वो स्पोरोफिटिक में कन्वर्ट हो गया, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंप्लीट होगी। जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंप्लीट होगी, दैट मींस लाइफ साइकिल ऑफ जो है वेरिएंटम भी कंप्लीट हो गया। तो यंग स्पोरोफाइट जो है वो फर्स्ट अटैच्ड होता है, गमेटोफिटिक जो है वो लेटर अटैच होता है और इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि आज़ाद होता है। गमेटोफिटिक को जरूरत नहीं होती स्पोरोफिटिक की। हाँ, स्पोरोफिटिक फर्स्ट तो अटैच होता है, जब आपको पता है यहाँ से स्पोरोफिटिक ने स्पोरोफाइट ने जो ग्रो करना, तो वो फर्स्ट तो वहाँ से अटैच होता ही है। लेकिन अगर हम गमेटोफिटिक की बात करें, तो वो जो है वो बिकम लेटर बाद में फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, क्योंकि उनको जरूरत नहीं होती है अटैचमेंट की, ना वो न्यूट्रिशन ले सकते हैं, ना उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, वो इट सेल्फ इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस का है। उसके बाद ये लास्ट पे एक लाइफ साइकिल मैंने स्केच शेयर किया ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए, स्ट्रक्चर समझ आ गई। ये आपको बेसिकली वो हार्ट स्ट्रक्चर है, किसका हार्ट स्ट्रक्चर है, यूमेटोफाइट का हार्ट स्ट्रक्चर है, जिसमें से हमने नीचे इनकी पोस्टीरियर एंड पे रूट्स देख लिए, जिनको राइजोइड्स बोला था, ठीक है। और इनका जो इंटीरियर एंड है, वहाँ हमने कहा था कि एक डिच है जिसको हम एपिकल डिच बोलते हैं, वहाँ जो है वो हमने कहा फीमेल स्ट्रक्चर है, मेल खैर छोड़े। हमने डिटेल ये देखनी है कि जो आर्चिगोनियम है उसमें एग पड़ा हुआ है, जैसे ही वाटर में वो थ्रीजॉइड जो हैं वो ग्रो करेंगे या स्विम करेंगे, तो वो स्विम करने के बाद एग के पास आएंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, एग के बाद जाइगोट बनेगा। अब जब जाइगोट बन गया, तो हमने कहा जाइगोट बनने के बाद माइटोसिस हुई, तो माइटोसिस के बाद न्यू जो है वो स्पोरोफाइट स्टार्ट हो गया। जैसे कि आपको देख सकते हैं, ये गमिटोफाइट है, नीचे जो उन्होंने लिखा है आसान जुबान में, गमिटोफाइट जो है वो बेसिकली राइजोम ही है ना। तो राइजोम में से जैसे पहला लीफ निकलेगा ना, जिसको हमने यंग और कॉइल्ड फॉर्म वाला लीफ कहा था, तो उनको कहा कि वहां से जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद वो मेच्योर होंगे, मेच्योर होने के बाद स्पोरेंजिया बनेगा। लीव्स के ऊपर हमने ऊपर पीछे पाइन न्यूल्स के ऊपर स्पोरेंजिया बनाया हुआ देख लिया हमने, उसमें स्पोरेंजिया देखा, स्पोर जो है वो सोराई देखी, उनका सारा स्ट्रक्चर देखा, स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर डिटेल से देखा। उनका स्ट्रक्चर में हमने कहा जो बाहर वाली थिक वॉल्ड सेल थे एनुलस थे, एनुलस के सामने जो है वो स्ट्रोमियम थे, एनुलस प्रोटेक्ट करेगा, स्ट्रोमियम ब्रस्ट करेगा, सीड्स जो है वो बाहर डिस्पर्स होंगे, सूटेबल जगह मिलेगी, दोबारा ग्रो करेंगे और दोबारा कन्वर्ट होंगे इनटू मीटोफाइट। तो बेसिकली वो सारी वर्बल बातें मैंने आपको डायमेटिकली भी 1 मिनट रिवाइज कर लिया। सो दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर मजीद भी आपने पूछना हो इससे रिलेटेड, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आसान सा टॉपिक है, इसको अगर आप अच्छे से समझेंगे समझ आ जाएगी। हाँ, ये ज़रूर समझ लीजिएगा कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, हो सकता है इस बार भी वर्ड के पेपर में आ जाए, तो आपने ध्यान से इसको लेना है।